हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम अपना जो चैप्टर चल रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। देखो, इससे पीछे वाले वीडियो तक हमने बोहर का जो परमाणु मॉडल है उसको कंप्लीट कर लिया, उस पे जो क्वेश्चन थे वो भी कर लिए हैं। अब आगे देखो, करते हैं स्टार्ट। देखो, सबसे पहले मैंने आपको बोहर त्रिज्या क्या बताई, आर की वैल्यू क्या बताई, लिख देता हूँ, थोड़ा रिवाइज करवा दूँ और ये अपने आज भी काम में आने वाला है। इंटू 10⁻⁻10 कितना है? -10 दिख रहा होगा। इसको हम किस में लेंगे? यूनिट इसकी मीटर में, तो 10⁻⁻10 रखेंगे। आगे बात समझो बच्चों, अपॉन में क्या है? जेड याद रखना है। यहाँ पे आप क्या कर देते हो? जेड स्क्वायर, वो इसमें नहीं होगा। आगे लास्ट में क्या लिख दोगे? मीटर। यहाँ तक आपकी बात समझ में आ गई होगी। आज बात कर लेते हैं जैसे कक्षा की ऊर्जा क्या है। ऊर्जा को हम रिप्रेजेंट करते हैं एनर्जी को ई से, तो यहाँ पे ई एन लिख देंगे। कक्षा की ऊर्जा है ना, तो ई एन से रिप्रेजेंट कर देंगे, या फिर आप ई भी लिख सकते हो। तो बात करें आगे कक्षा की ऊर्जा, ये क्या है? त्रिज्या, रेडियस। तो मैं लिख दूं यहाँ पे ऑर्बिटल की ऊर्जा, कक्षा की ऊर्जा, एनर्जी। तो इसको आप रिप्रेजेंट किससे कर दोगे? ई एन से, या फिर ई से भी लिख सकते हो, है ना। एनर्जी ऑफ ऑर्बिट, चलो लिख देता हूं मैं यहाँ पे, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट। वैसे मैंने आपको बता दिया है कि ऑर्बिट को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं। तो देखो, इसको आप याद रखना, गलती मत कर देना। इसमें आप गलती कर देते हो, डायरेक्ट याद रखना, और कैसे रखना वो भी बताऊंगा। देखो, 2.18 इंटू 10⁻−11 है। ऊपर वाले में कितनी है? 10 है ना, तो इससे एक ज्यादा हो जाएगी, एक बाद में आ रहा है ना। तो अपॉन में क्या हो जाएगा? देखो, इसका उल्टा कर दो। सबसे पहले तो जेड अपॉन एन कर लो। क्या कर लो? जेड अपॉन एन कर लो। इतना कर लोगे, उसके बाद में दोनों पे स्क्वायर लगा दो, बस इतना ही काम करना है। ये लो तरीका याद करने का। क्या बात समझ में आई? एक तो इससे बाद में आ रहा है, तो एक तो पावर एक्स्ट्रा कर दो, है ना। इसमें ही आपके ऑप्शन में मिस्टेक होगी। उसके बाद में जैसे इसकी यूनिट क्या है? अर्ग। क्या है बच्चों? अर्ग पर एटम, मतलब अर्ग पर परमाणु, अर्ग प्रति परमाणु। ये सीजीएस में है, चलो याद रख लेते हैं। ये बात भी मैं आपको बता देता हूँ। अभी बात समझ में। अब इसको जैसे चेंज करना हो, आपकी चेंज किया हुआ आता है, तो क्या लिख दोगे आप? इसको ई एन को दूसरी तरह से कैसे लिख सकते हो इसको आप? ई एन इक्वल टू, बाकी तो देखो ये तो सेम रहेगा, 2.18 इंटू मल्टीप्लाई में 10 की पावर क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 18। ये ऊपर किस में है? माइनस में, तो नीचे भी किस में रहेगा? ये माइनस में। अपॉन में ये क्या हो जाएगा? जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। अब यूनिट क्या चेंज हो जाएगी, याद रखना। जनरली हम इसमें क्या यूज लेंगे? जूल में लेंगे। किसमें बच्चों? जूल में। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ना, जूल पर एटम। क्या है? पर एटम। यहाँ भी क्या था? पर एटम, परमाणु। यहां तक आपकी समझ में आ गई होगी बात। 2.18 इंटू 10⁻−18 है, और जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है। एक सबसे इंपॉर्टेंट हम काम लेते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कौन सा? ये वाला। इसको हम -13.6 अपॉन में क्या लिखते हैं? जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ये सब में सेम रखते हैं ना। तो देखो यहाँ डायरेक्ट ऐसे लिख दो, जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर। ये बात आपकी समझ में आ गई। ईवी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सबसे इंपॉर्टेंट है ये तीनों आपको याद रखना है। सबसे ज्यादा ये याद रखना, और इसके बाद में सबसे पहले हम इसको याद रख ही रहे थे ना। तो ये हमारी यूज होगी। डायरेक्ट फॉर्मूला है ना ये वाला, इसको डायरेक्ट क्वेश्चन में काम में लेंगे। यहाँ तक आपके समझ में आ गया था। ईवी प्रति एटम, ये तो आपको पता ही चल गया ना। एटम है तो यहाँ पे तो यूनिट एटम में ही रहेगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो अच्छा सा, उसके बाद आगे चलते हैं। देखो, याद कर लेना इस चीज को आप। ठीक है, हो गया इतना काम। अब मैं जैसे आपको कहूँ कि बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग है, वेलोसिटी है, वो क्या है, कितनी है, तो कोई बता सकता है? वीडियो को पॉज करके यहाँ पे, चलो मैं वो भी लिखा देता हूँ। आगे क्या लिखा दूँ? ये बोर कक्षा की बात चलती है सब, है ना। तो इसमें इलेक्ट्रॉन का वेग, वेग ऑफ वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी, इन बोहर्स मॉडल। तो क्या लिख देंगे? लिख दूँ वेलोसिटी डायरेक्ट? चलो लिख देता हूँ, इलेक्ट्रॉन का वेग पूरा ही लिख देता हूँ। इलेक्ट्रॉन का वेग कैसे निकालोगे? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का वेग, वेग मतलब वेलोसिटी। इसको रिप्रेजेंट किससे कर दोगे आप? वी से कर दोगे। एन मतलब कक्षा ऑर्बिट में चल रही है ना बात, तो यहाँ पे लिख दोगे वी एन। ठीक है। अब देखो इधर क्या लिखोगे? 2.188 इंटू 10⁻18 कितना लिखोगे? सॉरी 8, सॉरी कितना लिखोगे? 8 अपॉन में जेड अपॉन एन रहेगा। अब देखो यहाँ पे सेंटीमीटर में लिखोगे तब तो क्या आ जाएगा? ये वाला आ जाएगा। अगर मीटर में चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा? 2 पावर कम हो जाएगी, मतलब 10⁻6 हो जाएगी। तो ये दोनों चीजें मैं लिख देता हूँ, है ना। अपॉन मीटर प्रति सेकंड। क्या बात चल रही है? मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पे ये सेकंड है, एम पर सेकंड, है ना। अगर मैं इसको सेंटीमीटर की, मीटर को किस में चेंज कर दूं? सेंटीमीटर में, तो किस में लिख दोगे आप? तो देखो बाकी कोई चेंज नहीं आने वाला, बस बाकी सब सेम रहेगा।
ये 10 की पावर 8 है ना, ये कितनी हो जाएगी 10 की पावर 6 हो जाएगी। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, ये जेड अपॉन एन भी ऐसा कैसा रहेगा। ये मीटर किस में चला जाएगा, सॉरी ये क्या है मीटर है ना, सॉरी ये सेंटीमीटर है, और ये किस में चला जाएगा मीटर में चला जाएगा। बस मीटर पर सेकंड हो जाएगा, इतना ही फर्क पड़ेगा, मीटर पर सेकंड कर लो। यहाँ तक आपकी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। देखो अब करते हैं क्वेश्चन, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे ना। यहाँ पे आपने लिख लिया v इक्वल टू क्या आ गया, ये आ गया आपने, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसके अंदर हमें पुट करना है। जब वेलोसिटी की बात करेंगे, वेग की बात करेंगे, तो ये क्या है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर रेडियस, ठीक है। चलो मैं इसको रेज कर देता हूँ, आगे चलते हैं। अब देखो कुछ क्वेश्चन करते हैं, क्या करते हैं कुछ क्वेश्चन करते हैं। ये आपको याद रहना चाहिए जो मैंने बताया, डायरेक्ट आप फॉर्मूले में अप्लाई करोगे। ये ई वाला जो फॉर्मूला है ना, ई इक्वल -13.6, ये वाला डायरेक्ट अपनों को यूज करना है। चलो देखो एक क्वेश्चन लिखता हूँ आपके सामने। कोई इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, कौन, एक इलेक्ट्रॉन है, तो उस वो क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन जो n बराबर 3 है उससे किस में जाता है, n इक्वल टू 2 में जाता है। तो उससे जो विसर्जित ऊर्जा है वो निकालो, कितनी आएगी वो आपको बतानी है। तो देखो कोई इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, कौन है बच्चों, इलेक्ट्रॉन। ये क्या कर रहा है, एक n कक्षा है, क्या है n कक्षा, कौन सी 3 से कौन से में जा रहा है, n इक्वल टू 2 में जा रहा है। किस में जा रहा है, n इक्वल टू 2 में जा रहा है। तो क्या निकालना है इसका, आपको विसर्जित ऊर्जा निकालनी है। मतलब तो क्या करोगे, में जा रहा है, लो पूरा ही लिख देता हूं, में जा रहा है, तो En इक्वल टू क्वेश्चन मार्क निकाल के दिखाओगे। आपको फॉर्मूला डायरेक्ट याद है, मैंने अभी अभी बताया आपको क्या करना है, कैलकुलेट एक्सटेंड हीट वाइल इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड n इक्वल 3 टू n फ्रॉम n इक्वल टू 2, ठीक है। इसमें निकाल के दिखाओगे। तो कैसे निकाल दोगे आप, डायरेक्ट इसमें निकालो, देखो फिर मैं बताता हूं आपको। आगे बात समझ में, फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, अपने पास में एक ही फॉर्मूला है, मैंने आपको डायरेक्ट बताया था। तो ऐसे में देखो निकालोगे किसके लिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है इसमें जेड की वैल्यू कैसे लिखोगे ना। तो आपको इतना कॉमन सेंस यूज करना है, इसमें जो भी बोहर ने मॉडल दिया वो कौन से एटम के लिए दिया है, हाइड्रोजन के लिए दिया है। तो जेड की वैल्यू क्या होगी, इसमें 1 होगी, 1 होगी। तो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैं अभी तो बता रहा हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन है ना, इसलिए आपके एग्जाम में दिया हुआ नहीं आएगा, क्योंकि उसने एक ही एटम के लिए क्या किया है, निकाला, और वो भी कौन सा है, हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो z इक्वल टू क्या लेना है, इसमें 1 लेना है हमें। याद आ गई बात समझ में, तो z की वैल्यू भी। अब डायरेक्ट फॉर्मूला उसे निकाल लो हमारे यहाँ पे सॉल्यूशन को। तो क्या हो जाएगा, e इक्वल टू, सबसे पहले तो वो फॉर्मूला लिख लो, -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। अब वैल्यू रख दो जो जो लिखा है। कौन से में क्या जा रहा है, देखो E3 से किस में जा रहा है, E2 में। तो देखो ये हो जाएगा E3 माइनस E2। E3 क्या है ये वैल्यू रख दो इसके अंदर, फॉर्मूले के अंदर। n की वैल्यू क्या है 3 और n की वैल्यू क्या है 2, तो 3 में से 2 में जा रहा है, तो हो जाएगा डायरेक्ट देखो E3 माइनस E2। अब ये फॉर्मूले में बाकी तो सब सेम रहेगा, ये तो ऐसे का ऐसा रहेगा, -13.6 तो सेम रहने वाला है। लेकिन देखो z की वैल्यू क्या होगी 1, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर। अपोन में n की वैल्यू कितनी होगी इसके अंदर, देखो E3 की बात करें तो क्या हो गया 3, तो ये हो गया स्क्वायर ऑफ 3, बीच में माइनस है तो यहाँ भी माइनस, फिर ब्रैकेट, फिर -13.6। अब वही बात आ गई, जेड की वैल्यू क्या है, इसमें भी 1 है, तो ये हो गया 1 अपोन में क्या हो गया, देखो इस बार आप कौन से में रहा है, 2 में आ रहा है ना, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू 2, तो स्क्वायर ऑफ 2 हो जाएगा, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर। यहाँ तक आपकी बात समझ में आ गई होगी है ना। अब करना कुछ नहीं है, देखो ये तो -13.6 ऐसा का ऐसा रहेगा, ये 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है 9, ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जैसे ही ये हो जाएगा 13.6 ऐसे का ऐसा इंटू 1/4, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। अब आप क्या करोगे, इसमें एलसीएम लेके इसको सोल्व कर लोगे। तो सोल्व करोगे तो डायरेक्ट मैं आंसर रख रहा हूँ, आप घर पे निकालोगे, कैलकुलेशन पूरी करोगे कितनी आ जाएगी। देखो जब इसको सोल्व कर दोगे आप तो डायरेक्ट कितना आ जाएगा, मैं कैलकुलेटर से करके बता रहा हूँ आपको है ना, नहीं तो टाइम लगेगा यहाँ पे करेंगे तो। बस आपको इसमें कॉमन सेंस क्या यूज करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना हो, करना आप साथ साथ करते रहो। इतने में मैं देखता हूँ, इसमें निकाल लेता हूँ ना, डायरेक्ट निकाल के बता देता हूँ। हाँ तो आप इसको लिख दोगे तो डायरेक्ट कितना आंसर आ जाएगा इसका, ये लगभग ऑलमोस्ट आपके आएगा 1.90 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना आ जाएगा बच्चों, ऑलमोस्ट कितना आ जाएगा 1.90 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या ईवी, कितना आ गया इतना।
ठीक है, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन मैं दूंगा आपको अगला कि कोई जैसे इलेक्ट्रॉन है, कौन है इलेक्ट्रॉन, वो अपने फोर्थ कक्षा है, मतलब n=4 है, उसे किस में आ रहा है n=2 में आ रहा है, तो उसके लिए आप निकाल के दिखाओगे। तो बाकी सब तो सेम रहने वाला है, बस ऊपर क्या चेंज हो जाएगा, n की वैल्यू चेंज हो जाएगी। किससे किस में आ रहा है, सब कुछ निकालना यही है, बस वैल्यू का फर्क हो जाएगा। किससे आ रहा है, 4 से आ रहा है, किसमें 4 है, इससे कौन से में आ रहा है, 2 में आ रहा है। ठीक है, तो बाकी सब सेम रहेगा और क्वेश्चन पीछे वाला ही रहेगा। जेड की वैल्यू इसमें भी क्या रहेगी, एक ही रहेगी। कोई ऑर्बिट है कौन सा, 4, उससे किस में आ रहा है, 2 में। ठीक है, डायरेक्ट रख दो। तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ E4 माइनस E2 हो जाएगा, बाकी फॉर्मूला वो का वो रहेगा। तो E4 के लिए क्या हो जाएगा, ये -13.6 इंटू जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपको पता है 1 ही रहेगी, ये हो गया 1। और इसमें डायरेक्ट रखो, देखो टाइम नहीं खराब करना में। एन की वैल्यू क्या है, फॉर्मूला याद है ना आपको, Z²/n², है ना, ये तो याद हो गया ना। तो इसकी 2 हो जाएगी, 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 16 हो जाएगी, डायरेक्ट रख दोगे ना, तो ये हो जाएगा 16, 4 का स्क्वायर माइनस, और फिर ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा फिर से माइनस, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट प्लस रख दूं। एग्जाम में टाइम बचाने का तरीका है ये, क्यों माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और बाकी तो क्या रहेगा यहाँ पे, ये 13.6 ही रहेगा, ऊपर भी क्या रहेगा, 1 रहेगा। डायरेक्ट करने का तरीका बता रहा हूँ, मेथड। और कौन से में आ रहा है, 2 में आ रहा है ना, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। ये लो एक लाइन में हो गया ना। अब इसका आंसर निकालो डायरेक्ट और रख दो, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा, पर एटम लिख दो लास्ट में। तो आपको इतना समझ में आया होगा, आप करो इस पे स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। देखो कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो अपने बोर मॉडल पे क्वेश्चन हमने सारे के सारे कर लिए जो भी इससे बन रहे थे। अब आगे हम स्टार्ट करते हैं सोमरफील्ड द्वारा जो परमाणु मॉडल दिया गया उसको। देखो सोमरफील्ड का जो परमाणु मॉडल है वो अपने बोहर के परमाणु मॉडल का ही दीर्घ रूप है, मतलब इसे आगे का रूप है, बड़ा है। तो इसीलिए इस मॉडल को हम क्या कह देते हैं, परमाणु मॉडल का दीर्घ रूप कह देते हैं। ये बात समझ में आ गई। उसके बाद में सोमरफील्ड है, इसने क्या बताया, इसने ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो वृत्ताकार पथों में तो चक्कर लगाते ही लगाते हैं। जो बात उसने कही थी ना बोर ने, वो की वो बात सेम तो कही, लेकिन इससे आगे एक लाइन और जोड़ दी कि जो परमाणु है वो इलेक्ट्रॉनों के वृत्ताकार पथों में तो चक्कर लगाते ही लगाते हैं, इसके साथ साथ वो दीर्घाकार पथों में भी क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। ये बात बता दी। आगे इतनी सी बात समझ में, चलो इसको नोट करो और फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखो सबसे पहले तो हेडिंग डालो सोमरफील्ड का परमाणु मॉडल, एकदम बढ़िया से राइटिंग में डालना, सोमरफील्ड, सोमरफील्ड का परमाणु मॉडल। साथ साथ में नोट्स बनाते चलो जिससे कि आपका टाइम भी बच जाए। ठीक है, अब देखो सोमरफील्ड का परमाणु मॉडल, इसको क्या कहते हैं, बोहर मॉडल का दीर्घ रूप कहते हैं, है ना। तो बोहर के परमाणु मॉडल का दीर्घ रूप, इसे देखो पूरा जैसे नहीं लिखते, छोटी क्लास में लिखते हैं वैसे नहीं लिखना, इसे परमाणु मॉडल का, बोहर के परमाणु मॉडल का दीर्घ स्वरूप कहते हैं। ये बात लिख लो डायरेक्ट, इसे बोहर, अब आप बोहर को ऐसे भी लिखा हुआ देख सकते हो, ऐसे भी लिखा हुआ देख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बोहर के, इसे बोहर के परमाणु मॉडल का, इसे बोहर के परमाणु मॉडल का दीर्घ मतलब बड़ा, है ना, दीर्घ स्वरूप भी कहा जाता है, स्वरूप भी कहा जाता है। आगे लिख दोगे ना, दीर्घ स्वरूप कहा जाता है, कोई बात नहीं, नहीं लिखोगे तो भी, लेकिन इतना समझ में आ गया, आपको तो टिक लगाना है। उसके बाद में सोमरफील्ड ने क्या बताया, वो बात इंपॉर्टेंट है इससे ज्यादा। तो सोमरफील्ड ने क्या बताया कि जो ये है, जो परमाणु का इलेक्ट्रॉन है वो वृत्ताकार पथों में तो चक्कर लगाता ही है, इसके साथ साथ क्या है, दीर्घाकार पथों में भी चक्कर लगाता है। ये बात इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, दीर्घ स्वरूप कहते हैं। आगे बात समझ में, तो लिखो, देखो पहली बात इंपॉर्टेंट, स्टार पॉइंट यहाँ से आ जाएगा। परमाणु में इलेक्ट्रॉन, एटम है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, जो चक्कर लगाते हैं। उसके बाद में परमाणु में इलेक्ट्रॉन, परमाणु में इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथों, ये वृत्ताकार पथ वाली बात किसने बताई थी, बोहर ने बताई थी। तो इससे आगे की बात बता दी किसने, सोमरफील्ड ने। तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथों के साथ साथ, वृत्ताकार पथों के साथ साथ क्या करता है, दीर्घाकार पथों पर भी, दीर्घाकार मतलब उससे बड़ा जो वृत्त होता है ना, दीर्घ, दीर्घ मतलब बड़ा, दीर्घाकार पथों पर भी, दीर्घाकार पथों पर भी चक्कर लगाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ना, पर भी चक्कर लगाते हैं। देखो मैं समझाऊंगा आगे, आपकी पूरी बात समझ में आ जाएगी। यहाँ तक बात समझ में आ गई ना। उसके बाद क्या बोलता है, जो अपने द्वितीय तथा तृतीय कोश है उसके लिए बोहर के वृत्ताकार पथों के अतिरिक्त
एक या फिर दो वर्ताकार कक्ष है वो और शामिल हो जाते हैं इसमें। क्या बताया, जो द्वितीय तथा तृतीय कक्षा थी है ना बोहर के अनुसार, तो उसमें तो शामिल होंगे ही होंगे, उनके अलावा एक या दो और दीर्घ वर्ताकार कक्षाएं क्या हो जाएगी, इसमें शामिल हो जाएगी। कक्षा का मतलब क्या, ऑर्बिट शामिल हो जाएंगे एक्स्ट्रा, इसीलिए तो क्या बोल दिया इसको, दीर्घ स्वरूप बोल दिया। ये बात भी नोट करवा देता हूँ, नहीं तो भूल जाओगे आप। सॉरी स्टूडेंट्स, 2 या 3 कोर्स के लिए, देखो 2 या 3 डायरेक्ट लिख रहा हूं, द्वितीय तथा तृतीय कोर्स के लिए है ना, सेकंड एंड थर्ड कोर्स के लिए आपको याद रखना है ये बात। कोर्स के लिए, बोहर के वृत्ताकार पथों के लिए, बोहर के, देखो आप साथ साथ लिखते चलोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, नोट्स भी बन जाएंगे और सारा काम भी हो जाएगा आपका। पथों के अतिरिक्त, यहां लिख देता हूं, देखो अतिरिक्त क्या हो जाएगा, एक या दो कक्ष और बन जाएंगे, ठीक है। अतिरिक्त एक या फिर दो अतिरिक्त, अतिरिक्त मतलब दीर्घाकार, लिख दिया ना कि अतिरिक्त एक या दो दीर्घाकार। देखो आपको राइटिंग मेरी खराब लग सकती है, लेकिन नोट्स आपको बहुत अच्छी राइटिंग में मिलेंगे। क्या होगा, नोट्स बहुत अच्छी राइटिंग में मिलेंगे, कक्षाएं भी होती है। यहां तक आपके बात समझ में आ गई होगी है ना। अब देखो मैं जब डायग्राम बना के बताऊंगा तब आपकी पूरी चीज समझ में आ जाएगी। तो देखो यहां तक आपकी बात समझ में आ गई। अब ये जो वर्ताकार कक्षा है, इनकी संख्या को किससे रिप्रेजेंट किया था, एन से किया था ना, एन से प्रदर्शित करते हैं। और जो मुख्य क्वांटम संख्या है वो जो, जैसे उसमें मुख्य क्वांटम संख्या थी ना, उसको एन से रिप्रेजेंट कर दिया। लेकिन जो दीर्घ वर्ताकार कक्षाएं बनेगी है ना, उनको किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, एन आर से कर देंगे, एन थीटा से कर देंगे, या फाई बोल देते हैं उसको, तो उसे रिप्रेजेंट कर देंगे। वो चीज मैं आपको लिखा देता हूँ, यहाँ तक लिख लिया। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपकी अब समझ में आएगी। तो वर्ताकार कक्षा की संख्या को किससे लिखते हैं, हम एन से लिखते हैं, जो मैंने पहले भी बता दिया, जो क्या है मुख्य क्वांटम संख्या है। लेकिन अब जो दीर्घाकार वर्ताकार कक्षाएं आएंगी उनको किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम, एन इक्वल टू किसे लिख देंगे, एन आर प्लस एन फाई, ठीक है। तो देखो समझा देता हूं मैं आपको, इसको इरेज करके। यहां तक समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रही है। अगर यहाँ से आपको समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपका पूरा ध्यान इधर नहीं है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट और हार्ड पार्ट चल रहा है। अभी तक तो आपका पढ़ा हुआ था सब कुछ, अभी कुछ अलग अलग आने लगा ना, इसलिए समझ में एक बार पढ़ने में मुश्किल आएगा। तो थोड़ा आप इसको रिवाइज करना, फिर समझ में आ जाएगा। जैसे कि कोई ये वर्ताकार पथ है, क्या है बच्चों, वर्ताकार पथ है, उसके ऊपर क्या है, जैसे चक्कर लगाता है ना आपने, तो ये रेडियस हो जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गई, इसकी रेडियस हो गई, क्या हो गई, रेडियस हो गई। और ये क्या हो गया, एंगल हो गया, जिसको आप फाई बोल देते हो या कुछ थीटा भी बोलते हैं, लेकिन ये है क्या, बेसिकली एंगल, आपको इतना याद रखना है। अब देखो क्या हो जाएगा, इसके अंदर यहाँ पे क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, तो यहाँ पे क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये रेडियस हो गई, और ये क्या हो गया, एंगल हो गया। तो इसको आप लिख कैसे दोगे, एन तो क्या है, ये तो चक्कर लगाता है, मुख्य कक्षा हो जाती है, और इसको आप किससे लिख दोगे, एन इक्वल टू एन आर प्लस एन फाइव, इससे रिप्रेजेंट कर दोगे। लेकिन देखो इतने से काम नहीं चलेगा, मैं पूरी लाइन लिखाऊंगा तब जाके आपको समझ में आएगा। एन आर क्या है, त्रिज्या क्वांटम संख्या, त्रिज्या क्वांटम संख्या, और एन फाइव क्या है, क्वांटम या द्विगंशी क्वांटम संख्या है। यहाँ पे समझ में आ गई एन फाइव वाली बात, चलो लिख देते हैं। एन आर तो क्या है और एन फाइव क्या है, और एन मैंने आपको पहले ही बता दिया कक्षकों की संख्या है ना। तो देखो एन आर इक्वल क्या लिख दिया आपने, त्रिज्या क्वांटम संख्या, नाम से पता चल रहा है, आर फॉर रेडियस, त्रिज्या क्वांटम संख्या, त्रिज्या क्वांटम संख्या। और एन फाइव मैंने क्या बता दिया, कोणीय या फिर द्विगंशी संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या। तो फाइव का मतलब मैंने बताया ना, ये कोण है, एंगल है, तो क्या बोल दोगे, कोणीय, या फिर इंपॉर्टेंट नाम है द्विगंशी, मतलब जो एक्स्ट्रा आ गया ना दीर्घ वाला, वो वाली बात है, द्विगंशी क्वांटम संख्या, क्वांटम नंबर। यहां तक आपकी बात समझ में आ गई ना। तो मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज क्या लिखाऊं कि वर्ताकार कक्षा की संख्या को तो किससे लिखते हैं हम, एन से। तो लिख देते हैं, देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात, जो वृत्ताकार कक्षा है उसको किसे लिखते हैं, वर्ताकार कक्षा की संख्या को एन से, तथा ये तथा है, क्या है, तथा जो अपने मुख्य क्वांटम संख्या है, क्या एन, क्या मुख्य क्वांटम संख्या है ना, इसको किसे लिख देंगे, एन से लिख देंगे। और जो अपने अन्य दीर्घ वर्ताकार कक्षा है उनको लिखने का क्रम क्या हो गया, ये हो गया। आगे बात समझ में, तो क्या लिख दूंगा, वर्ताकार कक्षा की संख्या को एन से, तथा मुख्य तथा दीर्घ वर्ताकार क्वांटम संख्या को उपरोक्त प्रकार से लिखते हैं, मैंने आपको जो बता दिया। तो क्या होगी, वर्ताकार कक्षा की संख्या को एन से, तथा जो दीर्घ वर्ताकार कक्षा है, तथा दीर्घ वर्ताकार कक्षा है, कक्षाओं को
चलो ऐसे लिख देते हैं, कक्षाओं को एन आर एंड एन फाइव से लिखते हैं। इसे लिखते हैं एन आर एंड एन फाइव से दर्शाते हैं या लिखते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपके, है ना? तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। अब ये दीर्घ वृत्ताकार कक्षाएं कौन कौन सी हो सकती है उनके बारे में बता देता हूँ आपको। देखो, जैसे एक तो वृत्ताकार कक्षा थी जो आपने देखा है पहले, है ना? अब उसके अलावा और हो जाए, जैसे एक तो ये हो गई, ठीक है? इसके अलावा जैसे और हो जाए, एक ये हो गई, है ना? ऐसे राउंड नहीं हो रही मेरे से, लेकिन ये होती कैसे है, ऐसे तसली आकार की होती है। एक ये हो गई, है ना? यहाँ तक बात समझ में आ गई। इस ये क्या है, सेंटर पॉइंट हो गया ऐसे। यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस है। आगे ना बात समझ में आते हैं। तो देखो, एक तो ये हो गया, एक तो ये हो गई पाई, मतलब एक कक्ष तो ये हो गया। दूसरा सेकंड वाला कौन सा हो गया, ये हो गया। और ये क्या है, टोटल कितने हो गए, 3 हो गए। यहाँ तक बात समझ में आ गई ना? बस यही बात है रिप्रेजेंट करने का। तो जो एक्स्ट्रा हो गई ना, इसको किससे लिख दिया, एन फाइव फर्स्ट सेकंड और थर्ड से लिख दिया। आगे ना बात समझ, बस यही चीज लिखनी थी। तो क्या लिख देंगे, दीर्घाकार पथों में जो घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन है उसका अब क्या होगा, वेग भी परिवर्तित होगा। कैसे होगा, जब इसमें चक्कर लगाएगा, सपोज कि इसमें चक्कर लगा रहा है, यहाँ से ऐसे लगा रहा है, और यहाँ यार इसके अंदर चला गया, ऐसे चक्कर लगाता इसमें आ गया, तो ये क्या हो गया, अलग अलग कक्षाओं में चला गया। मतलब इसका क्या होगा, संक्रमण हो गया। संक्रमण हो गया तो इसमें क्या हो जाएगा, संवेग भी चेंज हो जाएगा। वेग के साथ साथ क्या चेंज हो जाएगा, संवेग भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि संक्रमण हो गया इलेक्ट्रॉन का। तो इसीलिए क्या बोलते हैं कि जो दीर्घाकार पथ होता है उसमें घूमते हुए इलेक्ट्रॉन के वेग में परिवर्तन के साथ साथ इसके संवेग में भी क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। इसी चीज को लिख देंगे क्या, कि देखो दीर्घाकार पथ में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का, यहाँ लिख दूं मैं, चलो लिख देता हूं। बात तो समझ में आ गई ना मैंने क्या बताई, कि दीर्घाकार पथ है, ऐसे लिखो, नोट्स बना लो साथ साथ में। दीर्घाकार पथ में घूमते हुए, दीर्घाकार पथ में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन के, एक सेकेंड, दीर्घाकार पथ में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन के, सॉरी स्टूडेंट्स एक मिनट वेट, ये गिर गया था इस वजह से क्या है कि खुल गया है। हाँ, तो दीर्घाकार पथ में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन के वेग में परिवर्तन के साथ, घूमते हुए इलेक्ट्रॉन के वेग में परिवर्तन के साथ साथ संवेग में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा। के साथ साथ संवेग में भी परिवर्तन होगा, संवेग में भी परिवर्तन होगा। ये बात तो समझ में आ जाएगी। उसकी गति में क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो इसके साथ इसमें भी क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। परिवर्तन होगा या फिर होता है, एक ही बात है। इस कारण से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की कक्षा भी क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी, जो मैंने आपको पहले ही बता दी, है ना? परिवर्तन होगा, जिससे होगा, जिस कारण से इलेक्ट्रॉन, देखो एक कक्षा से दूसरी कक्षा में चला गया था ना, तो उसी वजह से क्या हो जाएगा, इसका वेग भी चेंज हो जाएगा, संक्रमण हो जाएगा। ये तो चीज बताई मैंने। तो जिस कारण से इलेक्ट्रॉन की कक्षा भी चेंज हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की कक्षा भी बदल जाएगी या परिवर्तित हो जाएगी, जिस कारण इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, ऊर्जा स्तरों में संक्रमण होगा। जिस कारण क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तरों में क्या हो जाएगा, संक्रमण हो जाएगा। तो क्या होगा, कक्षा भी बदल जाएगी, जिससे, आगे क्या लिख दूं, जिससे ऊर्जा स्तर का क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण हो जाएगा। ऊर्जा स्तरों आगे लिख देता हूं इधर में, ऊर्जा स्तरों में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का संक्रमण हो जाएगा, यहां तक आपकी बात समझ में आ गई ना? स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जैसे हम अलग अलग श्रेणियां पढ़ते हैं, लाइमन, बामन, पार्सन, तो इसमें कौन सी आ जाएगी, सिर्फ बामन श्रेणी आएगी। वहां तक बात करेंगे। सोमरफील्ड है वो कहां तक बात करेंगे, बामन तक बात करेंगे। क्या बात करेंगे, जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉन आएगा वो कौन सी कक्षा से आएगा, हमेशा देखो आएगा कौन सी में, 2 में आएगा, ये बात याद रखना। अब आएगा कहां से, इस चीज को याद कैसे करोगे, ऊपर वाली है उनसे आएगा, किसी से भी आ सकता है, 3 से 2 में आ सकता है, 5 से 2 में आ सकता है, 4 से 2 में आ सकता है, 6 से 2 में आ सकता है, लेकिन आएगा कौन सी में, 2 में आएगा। ये बात आपके सत्य और असत्य वाले कथन के अंदर बोल सकता है।
कि बामर श्रेणी के अंदर इलेक्ट्रॉन है वो छठी कक्षा से तीसरी कक्षा में आता है। क्या ये कथन सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है। कौन सी से आता है? ऊपर वाली किसी से भी आ जाए, लेकिन आता कौन सी में है? दूसरी वाली में आता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात लिखो आप, यहाँ दिखा देता हूं मैं। तो बामन के अनुसार इलेक्ट्रॉन का संक्रमण कैसे होगा? ऐसे 5 जन के अनुसार क्या हो जाएगा वो आपको मैं आगे बताऊंगा। तो बामर के अनुसार, किसके अनुसार? बामर के अनुसार, अकॉर्डिंग टू बामर, इलेक्ट्रॉन संक्रमण, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कैसे होगा? देखो आएगा कौन सी में? हमेशा 2 में आएगा, लेकिन आ कौन सी से सकता है? 2 से ऊपर वाली किसी से भी। तो देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 3 से किस में आएगा? 2 में। 4 से किस में आएगा? 2 में। 5 से किस में आएगा? 2 में। तो सीधी सी बात है, आपको इतना याद रखना, ऊपर वाली किसी से भी आ सकता है, लेकिन आएगा हमेशा किस में? 2 में आएगा, है ना। तो ऐसे लिख लो आप, बस याद हो जाएगा आपके इतना। आ कौन सी मेरा हमेशा दूसरी में आ रहा है। यहाँ तक आपकी बात समझ में आ गई। अब देखो सोमरफील्ड का जो सिद्धांत था, मॉडल था, इसकी कमियां क्या थी? देखो यह मॉडल मैंने पहले ही बता दिया था, किस पे लागू होता है? जिसमें सिर्फ क्या हो? एक इलेक्ट्रॉन हो। एक इलेक्ट्रॉन मीन्स हाइड्रोजन में ही लागू होता है। आगे बात समझ में, क्यों? हाइड्रोजन के अंदर क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो यह मॉडल है किस पे लागू होता है? सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज है उनमें लागू होता है। इसकी सबसे बड़ी कमी यही हो गई। आगे बात समझ में, तो लिखो, आगे लिखा देता हूं, मॉडल की कमियां, सोमरफील्ड के परमाणु मॉडल की कमियां क्या बताई? यह सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज में ही लागू होता है। तो देखो हेडिंग क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी, सोमरफील्ड के परमाणु मॉडल की कमियां। सोमरफील्ड के परमाणु मॉडल की कमियां, डिसएडवांटेज क्या थे? तो सबसे पहला पॉइंट तो ये हो जाएगा कि यह मॉडल केवल एक इलेक्ट्रॉन युक्त स्पीशीज पर लागू होता है ना। यह मॉडल सिर्फ, या फिर ओनली, डायरेक्ट लिख देता हूं, क्या होगा? ओनली एक इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज पर ही लागू। डायरेक्ट लिखो, स्पीशीज पर लागू, मतलब सिर्फ जिसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, ऐसी स्पीशीज हो, तभी क्या होगा? ये काम करेगा मॉडल, अन्यथा काम नहीं करेगा। अब देखो द्विगंशी क्वांटम संख्या के समान अगर कक्षाओं के आकार तरंग यांत्रिकी के अनुरूप प्राप्त नहीं होती। देखो इसमें क्या होगा? द्विगंशी जो क्वांटम संख्या है उसके मान है ना, वो कक्षाओं के अनुरूप प्राप्त नहीं होते। ये भी इसकी क्या है? सबसे बड़ी खामी है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो जाएगा? जो इसने द्विगंशी संख्या बताई ना, क्वांटम संख्या, उनका मान है ना, वो कक्षाओं के आकार तरंग यांत्रिकी के अनुरूप प्राप्त नहीं होता। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये भी था। तो देखो द्विगंशी जो हमने अभी बताई थी ना, द्विगंशी नंबर क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या के मान व द्विगंशी क्वांटम संख्याओं के संख्या के मान व कक्षाओं के आकार तरंग, कक्षाओं के आकार मतलब साइज, आकार हो गया, साइज हो गया, तरंग मतलब वेव। क्या हो गया बच्चों? तरंग का मतलब क्या होता है? वेव होता है। वेव यांत्रिकी, तरंग यांत्रिकी, मैकेनिक्स के अनुरूप प्राप्त नहीं होता, यांत्रिकी के अनुरूप प्राप्त नहीं होता है। अगर ये काम नहीं हो रहा है तो फिर ये क्या हो गया? मॉडल फेल हो गया। यहाँ तक आपकी बात समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर आगे चलते हैं। देखो नोट कर लो, फिर देखो आगे चले। अब विद्युत चुंबकीय विकिरण है, इनकी प्रकृति की बात करेंगे। वो किसमें करेंगे? अगले वीडियो में करेंगे। अब क्या है, जो विद्युत चुंबकीय है इनकी प्रकृति की बात करेंगे। वो कब करेंगे? इसे अगले वीडियो में करेंगे। आगे बात समझ में, तो यहाँ तक आप करो, फिर कल कंटिन्यू करते हैं चैप्टर को। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक पढ़ते रहो, मस्त रहो। थैंक यू।